हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैंने पहले आपको इस चैप्टर का पार्ट 1 करवा दिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2, जिसका नाम है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक फैक्ट्स जो कि आरबीआई की जो कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट है उसकी क्या रिपोर्ट बोलती है। फिर एनबीएफसी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड मुद्रा है, जैम ट्रिनिटी है। ये सारे टॉपिक्स आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके पास बुक का होना काफ़ी कंपलसरी है, क्योंकि हम यहीं से सारी चीज़ों को डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए। ठीक है, तो गाइज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आपकी जो ये उस डॉक्यूमेंट से पहले पढ़ने वाले हैं एनबीएफसी आखिरकार होते क्या हैं। ठीक है, ये आपका जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम्स में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या होते हैं एनबीएफसी, चलिए जानते हैं। देखो, एनबीएफसी ना एक आपके नॉन बैंकिंग, ठीक है, इनका नाम ही नॉन बैंकिंग है। ठीक है, तो नॉन बैंकिंग से आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि नॉन बैंकिंग का मतलब क्या होता है। मतलब जो बैंक से रिलेटेड ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बैंकिंग। तो चलिए इसका पूरा अच्छे से एनालिसिस करते हैं आखिरकार एनबीएफसीज होते क्या हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू हम पूरा समझने की कोशिश करते हैं क्या है बैंक्स और एनबीएफसीज के बीच में डिफरेंस। तो देखो, एनबीएफसीज होते क्या हैं। तो एनबीएफसी जो हैं ये क्या करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को विदाउट होल्डिंग अ बैंक लाइसेंस। इनके पास कोई बैंक लाइसेंस नहीं होता। जो हमारे एनबीएफसीज हैं इनके पास कोई भी बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। ये बैंकिंग सर्विसेज देते हैं लोगों को, लेकिन इनके पास कोई बैंक लाइसेंस नहीं होता है। जबकि ऑन दी अदर हैंड बैंक जो है आपका एक गवर्नमेंट एथोराइज्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी है, जो आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो भी जनरल लोग हैं उनको सबको जो है बैंक क्या करता है, जनरल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो हमारे एनबीएफसीज और बैंक, ठीक है, तो बैंक क्या हुए, बैंक आपके वो जो एक गवर्नमेंट ने उनको एथराइज दिया है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी है, जनरल सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं बैंकिंग सर्विसेज देते हैं, ठीक है, लोगों को, लेकिन इनके पास कोई भी बैंकिंग का लाइसेंस नहीं है। फिर इनको जो बनाया गया है एनबीएफसीज जो है आपके कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2013 के अंदर बने हैं। जबकि हमारा जो बैंक है, बैंक बना है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो यहाँ पे आपका इसका मीनिंग हो गया, इसका इनकॉर्पोरेटेड हो गया कि किसके अंदर ये आते हैं, दोनों आपने देख लिए। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि डिमांड डिपॉजिट्स। देखो, डिमांड डिपॉजिट आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। डिमांड डिपॉजिट होता है कि जैसे हम बैंक में जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैंने बैंक में 15,000 रुपया करवाया है, ठीक है, और मैं आप बैंक में जाती हूँ, मुझे उसमें से 6,000 की ज़रूरत है। मैं बैंक में गई और मैंने बैंक को बोला कि मुझे इतना पैसा चाहिए, ठीक है। तो ये मान लो अगर हमारा बैंक है, ठीक है, तो मैंने बोला बैंक ने मुझे इतना पैसा दे दिया, ठीक है, और मैं ले आई उसको, ठीक है, और मैंने ऑन डिमांड जाके बोला, ठीक है। तो जो हमारा बैंक है वहाँ पे क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे एनबीएफसीज हैं वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, इसको आप स्टार मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, किसी भी तरीके से याद कर लो कि जो हमारे डिमांड डिपॉजिट हैं, एनबीएफसीज जो हैं हमारे डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट एक और चीज़ की, तो यहाँ पे एक और जो अंडरस्टैंडेबल टॉपिक है वो है, यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, वो जो है आप जो हमारे एनबीएफसीज हैं, ठीक है, जो हमारे एनबीएफसीज हैं उनमें आप जो है 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन हमारे जो बैंक्स हैं उनमें खाली आप लोग अलोड अप टू 74% ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनमें, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया। फिर नॉट ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का ये पार्ट नहीं है हमारे एनबीएफसीज, बट जो हमारे बैंक है वो एक इंटेग्रल पार्ट है, ठीक है। बैंक हमारा एक इंटेग्रल पार्ट है हमारे सिस्टम का। फिर जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी है वो आपको एनबीएफसीज में नहीं मिलती है, लेकिन बैंक में आपको ये अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कि जो एनबीएफसीज हैं वो क्रेडिट को क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे जो क्रेडिट क्रिएशन है वो नहीं मिलेगी, यानी कि यहाँ पे कोई क्रेडिट क्रिएशन नहीं होते, लेकिन बैंक्स जो है वो क्रेडिट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नॉट प्रोवाइडेड बाय एनबीएफसी। जो भी ट्रांजेक्शन सर्विसेज है आपकी, वो आपके एनबीएफसीज नहीं देते हैं, जबकि जो ट्रांजेक्शन सर्विसेज हैं, जो भी पैसा आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजेक्ट करवाना है, वो आप बैंक्स के थ्रू ईजिली करवा सकते हो। तो ये पूरा मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस भी क्लियर करवा दिया, साथ में आपको एनबीएफसीज भी अच्छे से आई होप समझ में आ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और आपका अब देखो, आरबीआई कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट ऑन द रेगुलेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस 2021 में क्या रिपोर्ट पब्लिश हुई है। देखो यहाँ पे ना, ये रिपोर्ट सबसे पहले किसने रिलीज़ की है, आपको पता होगा कि ये रिपोर्ट लेकर आया हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों लेके आया? ताकि जो हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव किया जाए, कि यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर किया जाए हमारी कंट्री में इन सर्विसेज को लेके, ठीक है। ये आपको रिपोर्ट दिख रहा है, कब आई है? 2021 में इस रिपोर्ट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिया है, ताकि जो हमारे जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है उसमें कुछ चेंजेस लिया जाए, स्पेशली जो हमारे एनबीएफसीज हैं, ठीक है, एनबीएफसीज हैं, उनके लिए भी यहाँ पे बात किया। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है एनबीएफसीज वाले, उनके लिए भी उन्होंने बात की हुई है, ठीक है। अगर हम देखें तो आरबीआई की पॉलिसी क्या है? आरबीआई की जो पॉलिसी है ये चाहता है कि हम जो माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़ हैं एनबीएफसीज की, उनको रेगुलेट करें। और अगर हमने देखा यहाँ पे, तो जो एनबीएफसीज है ना, वो एनबीएफसीज कम से कम जो हमारा जो 30% का माइक्रो फाइनेंस जो है पूरी तरीके से हमारा एनबीएफसी कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि रिमेनिंग जो हमारा 70% है वो हमारे किसके पास है? बैंक्स के पास है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पाया। और 70% जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उसमें हमारे कौन कौन से आगे, जैसे हमारे बैंक्स आगे, ठीक है, जैसे हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आगे, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आगे, स्मॉल फाइनेंस ग्रुप्स जो भी हमारे हैं, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो लेंडिंग रेट्स है माइक्रो क्रेडिट के लिए वो हाई हैं। हमने देखा कि एनबीएफसीज जो माइक्रो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, बैंक्स को काफ़ी इन्होंने स्केल हाई अचीव्ड किया है चीज़ों को, लेकिन अभी भी जो लेंडिंग रेट्स है माइक्रो क्रेडिट के वो यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द कंट्री। तो कंसल्टेटिव का जो पेपर है उसने क्या कोशिश करने की किया कि हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी अडॉप्ट करनी है इन सारी इंटाइटिटीज़ में। और इन सारी इंटाइटिटीज़ को जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट कर रहा है माइक्रो फाइनेंस के अंदर, उसने यही कोशिश की है कि हम एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लेके आएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमें जो हमारे एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जितनी भी फाइनेंशियल इंटाइटिटीज़ हैं, वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्ले करें, मतलब उनको अच्छा बनाना है माइक्रो फाइनेंस के फील्ड में। और ये चेंजेस कहीं ना कहीं बताती है कि आरबीआई का इंटेंशन है कि वो जो भी हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर जो भी कंस्ट्रेंट्स है उनको थोड़ा सा फ्री करेगा, ठीक है, ताकि जो पॉलिसी है जिसके थ्रू एनबीएफसी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है उससे थोड़ा सा कंट्रोल हटाया जाएगा, ताकि जो एनबीएफसीज हैं वो अच्छे से जो अपना काम है उसको कर पाए, ठीक है। अब आता है आरबीआई। आरबीआई क्या बोलता है? आरबीआई ने पहला बोला है कि यहाँ पे ये ओवरऑल परमिसिबल इंडेप्टनेस लिमिट को किससे लिंक कर रहे हैं? बारोवर की रीपेमेंट कैपेसिटी से। यानी मतलब क्या हुआ? देखो, मतलब सिंपल सा ये है कि इन्होंने बोला हर एक हाउस होल्ड की इनकम, अगर किसी भी हाउस होल्ड की इनकम जैसे मान लो 1.25 लाख है, तो उस पर्सन को जो है आप पूरा इतना लोन नहीं दे सकते। 1.25 लाख आप लोन उसको नहीं प्रोवाइड करोगे, जितना उसकी इनकम है उससे जो है आधा आपको लोन प्रोवाइड करना है, यानी कि 0.625 कुछ लाख आप उसको दे सकते हो लोन, अदरवाइज आप उसको लोन प्रोवाइड नहीं मतलब ज़्यादा लोन प्रोवाइड नहीं करोगे। ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ताकि जो एक पर्सन है, ठीक है, उसकी इतनी पे है, उसने इतना ही लोन ले लिया, ठीक है, तो फिर वो उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, ना ही वो बैंक को फिर वापस दे पाएगा। तो इसीलिए जो है बैंक ने जो है इंडेप्टनेस को कम करने की बात यहाँ पे की हुई है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला हुआ है। जैसे इन्होंने आपके जो रूरल वाले एरिया है उसमें बोला है 1.25 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, और अर्बन के लिए बोला है 2 लाख से ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो उन्होंने प्रपोज की है, सेकंड उन्होंने क्या बोला है कि आरबीआई के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है, बारोवर को थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन दी है कि वो खाली 2 ही लेंडर से पैसे उधार में ले सकता है, ठीक है, 2 ही लेंडर से,
ठीक है। इसको क्यों बोला गया है कि ओनली 2 लेंडर्स, ताकि जो ये चाहते हैं कि कस्टमर ओवर इंडेप्टनेस में ना आ जाए, यानी कि ज़्यादा कर्जे में ना आ जाए। अगर ज़्यादा कर्जे में आ जाएगा फिर भी इससे जो है वो उस कर्ज से बाहर नहीं निकल पाएगा, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। हालांकि जो हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, हालांकि जो भी हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनका मेन पर्पस क्या है कि एक घर की इनकम को रेगुलेट करना, इनकम लाना, इनकम पर्पसेस के लिए ही माइक्रो फाइनेंस को लाया जा रहा है, ताकि हर एक हाउस होल्ड अपनी इनकम को जनरेट कर पाए। तो यही एक मेन मकसद है उसका। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि हमें ज़रूरत है, ठीक है, कि जो ये लोन वगैरह है इसको रोका जाए थोड़ा सा, ताकि हम ज़्यादा लोगों से लोन ना ले लें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा उन्होंने कट करने की बात यहाँ पे की हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस रिपोर्ट की वो क्या है कि थर्ड इन्होंने बोला कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस है लोन पे, 50% जो लोन इशू किया जाएगा एनबीएफसीज के लिए उसको यूज़ किया जाना चाहिए, किसके लिए, इनकम जनरेशन पर्पसेस के लिए, ठीक है। उन्होंने रिस्ट्रिक्शन रिमूव किया ताकि जो 50% लोन है वो जो एनबीएफसीज जो भी लोन प्रोवाइड करेंगे उनको इनकम जनरेशन पर्पसेस के लिए यूटिलाइज किया जाना चाहिए। एंड जो सब लिमिट्स एंड टेन्योर रखे हैं हमने लोन्स के लिए उनको थोड़ा सा हमें रिमूव करना है, ठीक है। आरबीआई का इसके पीछे मेन इंटेंशन क्या है कि अगर हम देखें तो हम जो है माइक्रो फाइनेंस को यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, इनकम जनरेशन पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि जो भी आपको रिस्ट्रिक्शन, जो भी आपने टेन्योर रखे हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, ताकि लोग ईजिली लोन ले पाएँ और ईजिली अपना जो भी डेवलपमेंट है वो कर पाएँ, ठीक है। अब इसमें जो है आपका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे उन्होंने इस पर्पज़ में इंक्लूड किया है कि आप जो है क्या कर सकते हो, मनी ले सकते हो। आप मनी लोगे, बट आप अगर आपने कोई मनी ली, ठीक है, मान लो आपने किसी पर्सन से कोई मनी ली थी, आप बैंक में गए माइक्रो फाइनेंस के इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस के इंस्टीट्यूशन में आपने जाके क्या किया, यहाँ से पैसा लगा ले 15,000 रुपया, आए आपने सीधा 15,000 आके किसी जिससे आपने कोई मनी लैंडर था उससे आपने इतने पैसे लिए थे और ये माइक्रो फाइनेंस से आके आपने पैसे इस पर्सन को दे दिए। तो आरबीआई ने क्या बोला है कि आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको उस पर्पजेस के पैसा अपने जो है डेवलपमेंट के पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, ना कि आप मनी लैंडर को आके दे दो, आपने वहाँ से लिया था, ठीक है। उसके बाद आपको वंस एजुकेशन, पेइंग फॉर वंस एजुकेशन, मेडिकल बिल्स, प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए आपको कोई लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मिलेगा भी तो वो इसीलिए मिलेगा कि अगर आपकी वहाँ से कोई इनकम जनरेट हो रही है तभी आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो इन्होंने बोला है कि फिक्सिंग इंटरेस्ट रेट एनबी और एफसीज के लिए, इनसे क्या हुआ है कि एक बेंचमार्क क्रिएट हो जाता है इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है जिससे एक बेंचमार्क क्रिएट हो गया इंडस्ट्री के लिए। तो ये चाहते हैं कि बैंक के पास बहुत ही लो कास्ट का फंड हो, ठीक है। तो ये जो कुछ जो फिक्सिंग इंटरेस्ट रेट है उसको भी रिमूव करना चाहते हैं, ताकि जो हमारी कंट्री है, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री डेवलप करे, इनोवेशन करे, कुछ हमारा जो मार्केट्स है वो कम्पिटिटिव हो, इसके लिए लोगों को लोन चाहिए, पैसा चाहिए। जब लोगों के पास पैसा होगा तो वो कुछ इनोवेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो हाउ एवर कंसल्टेटिव पेपर ने कोई एब्सोल्यूट सीलिंग नहीं बताई है सीरियस इंटरेस्ट रेट्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, ठीक है। तो ये आपको समझ आ ही गया है कि क्या क्या जो है इसकी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बता दी हैं, जो भी आई हैं 2021 की, जो उन्होंने बेसिकली माइक्रो फाइनेंस के ऊपर थोड़ा फोकस किया है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये हम कवर करते हैं। तो ये आपको जो पहले मैंने एनबीएफसीज पढ़ाया वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो चलिए, ठीक है। तो अब क्या है अब क्या पढ़ने वाले हैं हम, डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। क्या होता है डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी? वो टाइटल्स का थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। बेसिकली आपका ये टॉपिक है मैक्रो यूनिट्स, ठीक है। मैक्रो यूनिट्स
यहाँ पे आना था। उसके बाद है आपका डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। क्या है इस चीज़ में, जरा इसको भी सुनना ध्यान से। देखो 2015 में ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक जो है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी यानी कि मुद्रा प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करती है, ताकि हम क्या करें, कोलैटरल फ्री लोन्स दे सकें लोगों को 10 लाख तक। ठीक है, अब कोलैटरल फ्री लोन्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को लर्न हो गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर किसी को लर्न नहीं हुआ है तो चलो मैं उनके लिए बता देती हूँ कि कोलैटरल फ्री लोन्स वो लोन्स हैं जो आपको बिना किसी चीज़ के, मतलब कि आप गए बैंक में, आपने ले लिया, आपको उसके लिए कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। मान लो पहले आप बैंक से कुछ भी उधार लेने के लिए जाते थे तो आप क्या करते थे, वहाँ पे बैंक में सोना अपना रख के आ जाते थे, या कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स उनको दे देते थे कि ये रख लो, अगर हम नहीं देंगे तो आप ये हमारा प्रूफ, आप हमारी प्रॉपर्टी रख लेना। अब ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कोलैटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे 10 लाख तक। ठीक है, और नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बारोवर्स को मेनली किसके लिए दिए जाएंगे, ताकि उनका रेवेन्यू ग्रोथ हो सके नॉन फॉर्म सेक्टर में। देखो जो भी लोन्स दिए जाएंगे ना, इसमें जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली ये हमारा बेसिकली मुद्रा है। ठीक है, क्या है ये, बेसिकली आपकी जो फुल फॉर्म लिखी है बुक में MUDRA मुद्रा। ठीक है, इसमें जो भी लोन्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो 3 कैटेगरीज में दिए जाएंगे। ठीक है, तो 3 कैटेगरीज में आपको लोन दिए जाएंगे। एक का नाम है शिशु लोन्स, एक का नाम है, ठीक है, एक का नाम है आपके शिशु लोन्स है, एक तरुण लोन्स है, एक किशोर लोन्स है। ठीक है, तो जो शिशु लोन्स है उसमें आपको 50,000 तक का लोन प्रोवाइड होगा। जो आपके किशोर लोन्स हैं वहाँ पे आपको 50,000 से लेके 5 लाख तक, और तरुण लोन्स में आपको 5 लाख से लेके 10 लाख तक के लोन्स जो हैं प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इंडिया में क्यों है, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको जो है हेल्प किया जाए, एक कंट्री की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको अलो किया जाए स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस के थ्रू। ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं और सक्सेसफुली मैनेज करते हैं, ताकि जो अनबैंक्ड सेक्टर है उसको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लाया जाए पूरी कंट्री में, ताकि सभी लोगों का होलिस्टिकली डेवलपमेंट पॉसिबल हो। तो ये मुद्रा एक स्कीम लाई गई है। ठीक है, जहाँ पे आपको लोन देने की बात करी गई है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सोशल जस्टिस। अब ये क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सोशल जस्टिस। देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हम बोलते हैं एबिलिटी, एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों के पास कि वो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि कैसे इंडिविजुअल और बिजनेस जो है वो एक अप्रोप्रिएट, अफोर्डेबल और टाइमली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं। इसमें हमारे बैंकिंग, लोन, इक्विटी, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में के कॉन्टेस्ट में फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेसिक क्या है कि सभी को अवेबिलिटी करवाना, जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है उनकी अवेबिलिटी करवाना। ठीक है, बट इसी कॉन्टेस्ट में जो प्रधानमंत्री जनधन योजना को भी लेकर आया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को क्यों लाया गया है, ताकि सारे लोगों तक जो फाइनेंशियल सर्विसेज है इनको इंश्योर किया जाए। जैसे हर एक पर्सन के पास अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद नीड बेस्ड क्रेडिट होना चाहिए। फिर जो भी कोई अगर पैसा भेजता है रेमिटेंस फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग जो भी पेंशन आज के टाइम पे गवर्नमेंट दे रही है बिगर सेक्शन एंड लोअर इनकम ग्रुप्स को, वो होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो अफोर्डेबल कास्ट का जो डीप पेनिट्रेशन है, ये कब हो सकता है, जब एक इफेक्टिव टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी, तभी फाइनेंशियल इंक्लूजन कंट्री में प्रमोट हो पाएगा। और उसके लिए जो प्रधानमंत्री जनधन योजना हमने लाई है, ये एक नेशनल मिशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन में ही आया, जिसका मेन पर्पस क्या है कि एक इंटीग्रेटेड कम्प्रीहेंसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन सारे हाउस होल्ड्स के लिए लाना पूरे कंट्री में। ये प्लान कहीं ना कहीं बात करता है कि हर एक पर्सन को यूनिवर्सल एक्सेस होगा, बैंकिंग फैसिलिटीज़ हर एक पर्सन के पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मतलब ये बात करता है कि मतलब कि हर एक हाउस होल्ड में 1 बेसिक जो बैंक अकाउंट है वो होना चाहिए। ठीक है, तो 1 बेसिक बैंक अकाउंट, 1 बेसिक जो बैंक अकाउंट है वो हर एक जो है होना ही चाहिए हर एक फैमिली में। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, इसको हमें प्रमोट करना है। क्रेडिट का एक्सेस, इंश्योरेंस एंड पेंशन फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। उसके साथ साथ बेनिफिशरीज़ को रुपए क्रेडिट कार्ड भी दिया जाना चाहिए। ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं कोई भी एक्सीडेंट इंश्योरेंस को भी कवर करेंगे 1 लाख के। ठीक है, और ये प्लान कहीं ना कहीं क्या करने की कोशिश कर रहा है कि हमें जितने भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं सेंटर और स्टेट से या लोकल बॉडी से मिल रहे हैं, इस प्लान के अंदर उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए, ताकि बेनिफिशरी का अकाउंट एंड जो DBT है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उनमें पुश किया जाए जो हमारे यूनियन गवर्नमेंट है।
अब देखो हमारे पास एक टर्म आ रही है यहाँ पे, वो है डीबीटी। ठीक है, डीबीटी क्या होता है आपको ये समझना है। तो डीबीटी हमारा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का मतलब है कि मतलब आपको जो कैश है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट क्या करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी, डायरेक्टली जो गवर्नमेंट है वो बेनिफिशियरी को जो पैसे हैं वो प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले अगर गवर्नमेंट कोई पैसे भेजती थी तो वो बेनिफिशियरी तक कैसे आते थे, ऑफिसेज के थ्रू। ठीक है, तो बैंक अकाउंट्स थे ही नहीं, तो बीच में बहुत सी ब्रांचेस आ जाती थी जो वहाँ पे जिनके थ्रू, ठीक है, मान लो जैसे मैंने पैसे देने हैं तो मैं आगे, आप चौथे बंदे हो तो मैं 3 बंदों को ट्रांसफ़र करूँगी, ये फिर आपके पास पहुँचेंगे, तो बीच में ये बंदे करप्शन कर लेंगे। क्या पता गवर्नमेंट ने 10 रुपये भेजे हों और ये यहाँ पे 10 के बजाय 8 जो है इस पर्सन ने दूसरे पर्सन को दिए हों। ठीक है, इस तरीके से जो है करप्शन होती है और जो फाइनल पर्सन है उसके पास सिर्फ 6 ही रुपये पहुँचे हों, तो इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं। तो यही है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का, यही मेन मोटिव है कि जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से किया जाना चाहिए, बेनिफिशियरी तक डायरेक्ट पहुँचे, जिससे जो करप्शन है, लीकेज है वो ख़त्म हो और जो इनएफिशिएंसी है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो। तो ये चीज़ें हमने देखी। उसके बाद मैंने ये फ्लो चार्ट लाया आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम क्या करते हैं, हर एक पर्सन के पास फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि उसको जागरूकता हो। ठीक है, उसको किसकी जागरूकता हो उसको जागरूकता हो अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी की, बैंक अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसको फाइनेंशियल लिटरेसी उसके पास होनी चाहिए। दूसरा तो ब्रांच का एक्सेस, यानी कि आपको ब्रांच जो भी कहाँ पे आपका बैंक है वो। फिर प्रोडक्ट एक्टिविटी, ठीक है, फिर आपका जो भी आपका रिस्क है वो उसका मैनेजमेंट की फैसिलिटीज़ आपके पास होनी चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट आता है कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप। तो ये सारा जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही डेफिनेशन को डिफाइन करती हैं। तो इसको अगर आप अपने बुक पे कहीं पे साइड पे बना लोगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं हम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है सब्सिडी। सब्सिडी टॉपिक मैंने शायद आपको पढ़ाया भी हुआ है। ठीक है, तो आज फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने लास्ट चैप्टर में आपको, लास्ट नहीं, एक चैप्टर था जिसमें सब्सिडी था। तो बेसिकली सब्सिडी होता क्या है, ठीक है, सोचते हैं सब्सिडी क्या होता है। तो सब्सिडी बेसिकली ना एक फाइनेंशियल एडवांटेज है। क्या है, फाइनेंशियल एडवांटेज है। ठीक है, कौन देता है सब्सिडी, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। सब्सिडी आपको देती है गवर्नमेंट। ठीक है, अब सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, सब्सिडी गवर्नमेंट देती किसको है, तो सब्सिडी गवर्नमेंट जो है वो किसी पर्सन को, ठीक है, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, या किसी इंडिविजुअल को जो है आपकी जो सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको ये पता चल गया कि सब्सिडी होती क्या है। ठीक है, मीनिंग समझ में आ गया इजीली। ठीक है, अब ये सब्सिडी किस किस फॉर्म में दी जाती है, या तो आपको यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ तो आपका जो टैक्स है, ठीक है, या तो आपको कैश की फॉर्म में दी जाती है, या तो आपका टैक्स माफ़ कर लेती है गवर्नमेंट, उसको हम सब्सिडी बोलते हैं। तो 2 फॉर्म की सब्सिडी आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब इसका एम क्या है, सब्सिडी गवर्नमेंट देती क्यों है, ताकि जो भी गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज़ लाई हैं उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, पब्लिक का जो जनरल इंटरेस्ट है उसको रेज़ किया जाए, एंड मेक्स अदर्स जो है डायरेक्टली जो है बेनिफिशरीज के अमाउंट में चीज़ों को ट्रांसफर किया जाए, रैदर देन गवर्नमेंट ऑफिसेज, जिसको हमने पीछे भी पढ़ा क्या होता है वो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो ये हमारा सब्सिडी जो चीज़ है वो बोलती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो एक ट्रांसफ़र है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रांसफ़र का मतलब है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली बेनिफिशियरी को देगी बिना किसी रिटर्न्स के। तो ऐसे आज के टाइम पे आपने देखा होगा आपको सब्सिडीज़ मिलती हैं, जैसे आपको स्कॉलरशिप्स के फॉर्म में सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, तो आपको सीधा आजकल बैंक में ही आ जाती है। पहले स्कॉलरशिप हाथ में मिलती थी। ठीक है, तो मैंने भी अपने मुझे भी जो है स्कॉलरशिप मिली है, एक बार मैंने हैंड में ली थी, उसके बाद तो फिर मुझे जो स्कॉलरशिप है हमेशा बैंक में ही आई है। तो इसी तरीके से जो स्कॉलरशिप है वो आजकल तो बैंक्स में ही आ रही है। पहले जो थी स्कॉलरशिप हाथ में भी दी जाती थी। तो आज के टाइम पे हमें कुछ इश्यूज़ भी आते हैं। देखो आपने देखा होगा कि कितना ईजी है, अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करेंगे तो कितनी आसानी से जो है पर्सनस का जो करप्शन है, लीकेजेस की टेंशन है वो थोड़ी सी फ्री हो रही है। बट अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे आज के टाइम पे हमारा जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है या पुअर कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कभी कभी चलता ही नहीं है अच्छे से, तो इन चीज़ों को हमें एड्रेस करना पड़ेगा, तभी हम टेक्नोलॉजी की तरफ
पूरी अच्छे से कमांड कर पाएंगे, ठीक है। मोबाइल ट्रांजेक्शन जो हम टेलीकॉम ऑपरेटर से या जो भी उनके इस्टेब्लिश सेंटर्स हैं उनको अच्छे से हमें जो है प्लान्ड करने की ज़रूरत है, ताकि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको अच्छे से प्रमोट किया जाए। आल्सो एक एफर्ट लाने की ज़रूरत है, ठीक है, हमें इसमें एक एफर्ट लाने की ज़रूरत है ताकि जो यूथ है कंट्री का वो पार्टिसिपेट करे हमारे इस मिशन मोड प्रोग्राम में, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको पता होगा कि आधार नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, आज के टाइम पे आधार नंबर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आधार वाली स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है क्या होता है आधार कार्ड, ठीक है। तो आधार ADHAAR, ठीक है। तो आधार कार्ड भी आपको पता है, तो आधार कार्ड को भी हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आधार कार्ड आपका 12 डिजिट का नंबर होता है। कितने डिजिट का नंबर होता है? 12 डिजिट का नंबर है। कौन इसको लेकर आता है? इसको लेकर आती है हमारी UIDAI, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने शायद गलत लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिलीज़ करती है इसको, ठीक है, इशू करती है। तो आपका होमवर्क आज यही है कि आपको इस अथॉरिटी को ना पूरा देखना है जाके गूगल में कि इसका कौन सी बॉडी है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या, ठीक है, इसको एक्ट से बनी हुई है, कब बनाई गई थी, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ये 3 क्वेश्चन आपको, एक तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। ये आपको 3 क्वेश्चंस जो हैं इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ही बताना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ये बॉडी जो है अच्छे से लर्न हो जाएगी कि क्या है। और ये बॉडी फ्रिक्वेंटली जो है एग्जामिनेशन में पूछी जा रही है काफ़ी टाइम से, तो काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है, तभी मैं आपको इसका होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हाँ, आधार नंबर एक 12 डिजिट का रैंडम नंबर है जिसको हमारी ये अथॉरिटी इशू करती है। किसको इशू करती है? जो भी इंडिया के नागरिक हैं, जो भी इंडिया में लोग रहते हैं, जो भी इंडिया में रह रहे हैं। एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, आपने सभी ने करवाया होगा, और उसके थ्रू अथॉरिटी जो है फिर आपको ये आधार कार्ड दे देती है। कोई भी इंडिविजुअल, उसकी कोई भी एज, कोई भी जेंडर हो, इंडिया में रहता है तो वो वॉलंटरली जाकर इनरोल करवा सकता है आधार नंबर में। जो भी पर्सन आधार नंबर को इशू करवाना चाहता है उसको अपनी थोड़ी सी बायोमेट्रिक, आपको पता थंब वगैरह लगता है, ठीक है, फिर आपकी फोटो वगैरह भी होती है, और फ्री ऑफ कास्ट वो इनरोल करवा के अपना आधार कार्ड इजीली ले सकता है, ठीक है। देखो, एक इंडिविजुअल्स को ज़रूरत है कि वो इनरोल कराए आधार कार्ड के लिए, बट एक इंडिविजुअल जो है एक ही बार आधार कार्ड के लिए इनरोल, देखो आपने ना आधार कार्ड दिया होगा तो आपका जब भी आधार कार्ड आप उसकी करेक्शन करवाते हो, फिर जो नंबर आ गया वो एक ही बार आता है। तो जो आधार नंबर है ना, इसको आपको ज़रूरत है इनरोल कराने की, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो है ये क्या कर रहे हैं, आधार को सिर्फ एक ही बार इनरोल कराते हैं, ठीक है। और डी डुप्लीकेशन के बाद भी ओनली 1 आधार कार्ड ही जनरेट होता है। तो यही यूनिकनेस है कि आधार कार्ड अगर आपका एक बारी बन गया तो फिर आपका आधार कार्ड जो है दोबारा नहीं बनेगा, यानी कि इसमें कोई भी आपकी यही यूनिकनेस है आधार कार्ड में, ठीक है। और फिर आपकी ना ही बायोमेट्रिक डी डुप्लीकेशन होगी, क्योंकि आपके यहाँ पे थंबनेल, फिंगरप्रिंट्स वगैरह ले लिए जाते हैं अच्छे से, तो इससे आपका जो डेटा है वो सेव रहता है। तो आधार नंबर वेरीफाइएबल होता है, ऑनलाइन, कॉस्ट इफेक्टिव है, यूनिक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी हेल्प कर सकता है आधार नंबर हमारी जो फेक आइडेंटिटीज़ हैं, जो डुप्लीकेशन आज के टाइम पर हमें देखने को मिलती है, उसको हटाने में। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा बेसिस है ना, आधार नंबर एक ऐसा बेसिस है, एक प्राइमरी आइडेंटिफायर है जिसके थ्रू हम वीकर सेक्शन के लोगों को पहचान पाएंगे, अमीर लोगों को पहचान पाएंगे, ठीक है। मतलब एक आइडेंटिफिकेशन का सिग्नल हमारे पास पहुंच जाएगा, और कोई फेक आइडेंटिटी नहीं, मतलब रियल आइडेंटिटी आधार कार्ड के थ्रू ही पहुंची जाएगी, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, गरीब लोगों के लिए प्रोग्राम्स आते हैं, उनका इफेक्टिवली हम सर्विस डिलीवर कर पाएंगे, और इससे जो ट्रांसपेरेंसी है, गुड गवर्नेंस है, वो भी हमारी कंट्री में प्रमोट होगी। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है, दिस इज़ द ओनली प्रोग्राम ऑफ इट्स ग्लोबली, जहाँ पे जो स्टेट हम डिजिटल एंड ऑनलाइन ID को यूज़ कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ, और पोटेंशली जो है सर्विस डिलीवरी फंक्शन जो है अपनी कंट्री में उनको चेंज कर पाएँ, ठीक है। आधार नंबर जो है ये कोई भी इंटेलिजेंस से डिवाइड नहीं है, मतलब ये जो है कोई भी प्रोफाइल प्रोवाइड नहीं करता आपको, कास्ट, रिलीजन, इनकम, हेल्थ या जियोग्राफी के बेस पे आपको कोई नहीं। अब आपने देखा होगा कि जब भी आपको आधार कार्ड इशू किया जाता है तो आपको वहाँ पे जो है आपकी ज्योग्राफी लिखी जाती है, आपकी हेल्थ,
आपकी इनकम कितनी है वो पूछते हैं, आपको नहीं पूछते हैं। यानी कि इसमें आपको कोई भी जो है प्रोफाइल ऐसी नहीं है जो इसके बेस में होगी। आधार नंबर आपका एक प्रूफ है आइडेंटिटी का, बट आप इसको जो है एज अ राइट ऑफ सिटीजनशिप या डोमिसाइल नहीं यूज़ कर सकते आधार कार्ड को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, सो प्लीज़ हाईलाइट इट। आधार जो है एक स्ट्रैटेजिक पॉलिसी टूल है सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन का, पब्लिक सेक्टर डिलीवरी का, रिफॉर्म्स, फिजिकल बजट मैनेजमेंट, कन्वीनियंस मैनेजमेंट, हैसल फ्री पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस। तो आधार एक स्ट्रैटेजिक पॉलिसी टूल है इन सभी के लिए। तो आधार को हम एक परमानेंट फाइनेंशियल एड्रेस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम जो क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन को फैसिलिटेट भी कर सकते हैं। जो भी हमारे अंडर प्रिविलेज्ड एंड वीकर सेक्शंस के लोग हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, एक जो है अपनी सोसाइटी, अपनी कंट्री में एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड इक्वालिटी को प्रमोट कर पाएँ। यानी कि जो आधार आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है ये वन ऑफ द क्रिटिकल पिलर है। अगर हम आधार के थ्रू अगर हम थोड़ा प्रमोशन करेंगे तो इससे भी हमारा जो इंडिया है वो डिजिटल इंडिया बहुत ही जल्दी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आधार कार्ड में जो आइडेंटिटी दी जाती है वो एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो आधार प्रोग्राम ने ऑलरेडी जो है सेवरल माइलस्टोन को अचीव कर दिया, और ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्सटेंसिव बायोमेट्रिक्स बेस्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम आज के टाइम पे बन चुका है। जो आधार की आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है इसके काफ़ी इनहेरिएंट फीचर हैं, काफ़ी यूनिक है, काफ़ी ऑथेंटिफिकेशन है। इसमें फाइनेंशियल एड्रेस होता है, EYKCs होते हैं जो इनेबल करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो डायरेक्टली जो भी रेजिडेंट्स इंडिया में रहते हैं उन तक पहुंच पाए, उनको जो भी बेनिफिट्स, जो भी सब्सिडीज़, जो भी उनको बेनिफिट सब्सिडीज़ या फिर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो ईजिली कर पाए। ठीक है, तो ये आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। आगे जैम ट्रिनिटी है क्या, ठीक है, बेसिकली ये देखते हैं। तो देखो जैम ट्रिनिटी है क्या। जैम ट्रिनिटी ना बेसिकली एब्रीवेशन है, वर्ड्स पे फोकस करो, JA और M। ठीक है, जे से आपकी जो है जनधन योजना है, जन धन योजना। ठीक है, जनधन योजना आपकी जे से बनती है, ए से आपका आधार, ठीक है, और M से आपका मोबाइल। तो इन तीनों को ही लिंक करने की बेसिकली बात हो रही है हमारी जैम ट्रिनिटी में। तो वर्ड पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब जैम ट्रिनिटी क्या है, एक होल्ड कर रही है कि एक वन ऑफ द बिगेस्ट पीसीज है रिफॉर्म का, जो हमने आज तक कभी एवर हमने अटैम्प्ट किया होगा। ये डायरेक्ट क्या करेगा, डायरेक्ट सब्सिडी को ट्रांसफर करेगा। देखो गवर्नमेंट ने अपनी होप लगा के रखी है कि जो 3 मोड का आइडेंटिफिकेशन अगर हम करेंगे तो इससे जो डायरेक्ट बेनिफिट है जो इंडिया के गरीब लोगों तक पहुँच सकता है। ठीक है, बोलते हैं अभी तक जो गवर्नमेंट थी उसने एक मल्टीट्यूड ऑफ सब्सिडी को ऑपरेट किया था, मल्टीट्यूड ऑफ सब्सिडी स्कीम्स को ऑपरेट किया था, ताकि एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को गरीबों के लिए इंश्योर किया जाए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कॉन्वुलेटिव रूट्स को इन्होंने लिया था ताकि ये अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को डिलीवर कर पाएँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे MG नरेगा स्कीम है जो पंचायत के थ्रू ऑपरेट करते होती है, जो कहीं ना कहीं मिनिमम वेजेस देती है हमारे रूरल वर्कर्स को। सेंटर और स्टेट जो है वो चावल, वीट, पल्सेस, कुकिंग ऑयल, शुगर, केरोसिन को हैविली सब्सिडाइज प्राइस पे दे रही है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। ठीक है, लेकिन ये जो सेक्टर हैं जैसे पावर, फर्टिलाइजर, ऑयल, ये भी अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं पीपल को एट बिलो मार्केट प्राइसेस। तो जो सब्सिडीज कॉस्ट हैं वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हिट कर रही हैं, क्वाइट अ बिट। ठीक है, अब क्या है, ये हमें ज़रूरत है कि जो भी आज के टाइम पे लीकेजेस हो रही हैं, इंटरमीडिएटरीज बीच में आ रहे हैं, करप्शन, इनएफिशिएंसी, ये कहीं ना कहीं लार्ज पार्ट को यही खा जा रहे हैं। ठीक है, यही लोग आकर बीच में जो भी लोगों का, जो भी गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी चीज़ें प्रोवाइड की आपको, राइस, वीट, शुगर, ऑयल, जो भी चीज़ें प्रोवाइड की, बीच में आके यही लोग खा गए। मतलब ये यहाँ पे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं होप कर रही है कि जैम ट्रिनिटी हेल्प कर सकती है इन करप्शन को दूर करने के लिए। देखो आधार जो है ना कहीं हमें हेल्प करता है डायरेक्ट बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसएडवांटेज्ड सिटीजन्स को हम डायरेक्टली पहचान पाएँ। उसका जनधन अकाउंट्स एंड मोबाइल फ़ोन्स जो है अलो करते हैं कि डायरेक्ट हम उसके जो फंड है सीधा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएँ। इससे जो है पॉसिबल है सारे इंटरमीडिएटरीज कट हो जाएं, जो भी मनी वेस्ट हो रही थी पहले से इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि गवर्नमेंट कब से सब्सिडीज़ को लगा रही है, पैसा लगाई जा रही है गरीबों पर, बट गरीबों को वो मिल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उससे जो है उनकी डेवलपमेंट होगी कैसे।
तो अगर हम देखें तो इंग्रेडिएंट्स क्या है जैम के, ठीक है, यानी कि जैम के इंग्रेडिएंट्स क्या है। पहला तो मेन प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट और बेनिफिशियरी का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, कि गवर्नमेंट को अगर सब्सिडी देनी है तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि बेनिफिशियरी है कौन, ठीक है। तो बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करने के लिए गवर्नमेंट को उस इंडिविजुअल का डेटाबेस चाहिए होगा, और डेटाबेस चाहिए तो अब यहाँ पे वो क्या कर देंगे, आधार्स को क्रिएट कर देंगे इंडिविजुअल्स के लिए, और यही पहला स्टेप इस डायरेक्शन में हमने यहाँ पे लिया हुआ है। दूसरा, गवर्नमेंट से बैंक, ठीक है, ये चैलेंज ऑफ पेमेंट है कि गवर्नमेंट से बैंक में कैसे ट्रांसफर करेंगे। देखो अब हमने बेनिफिशियरी, हमें पता है ये पर्सन है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मनी उसके बैंक में ट्रांसफर करेगी। हर एक बेनिफिशियरी का अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट उसके अकाउंट नंबर लेगी, और ये कॉन्स्टेंट जो है सिग्निफिकेंटली आसान हो गया प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू, जिससे जीरो बैलेंस अकाउंट्स भी ओपन हुए हैं, ठीक है। फिर आता है बैंक से बेनिफिशियरी में, तो जो लास्ट माइल चैलेंज है ऑफ गेटिंग मनी इनटू पीपल्स हैंड्स, ठीक है, कि लोगों के हाथ में पैसा गया है, ये हम कैसे पता करें। तो मनी अगर लोगों के हाथ में अगर जाएगी तो इसका मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मोबाइल पेमेंट्स टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करना पड़ेगा, ताकि एक पर्सन जो भी मोबाइल यूज़ कर रहा है उसको मैसेज आ जाए कि हाँ भाई आपके अकाउंट में गवर्नमेंट ने इतना पैसा ट्रांसफ़र किया। तो अगर वो मोबाइल यूज़ करता होगा उसको मैसेज आ जाएगा, तो उसको पता चल जाएगा कि उसके अकाउंट में पैसे गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र किए हुए हैं। तो इसके थ्रू भी जो है बैंक से बेनिफिशियरी तक पहुंचा जा सकता है। तो मोबाइल जो है वो मनी को क्विकली ट्रांसफ़र करता है सिक्योरली, एंड इससे जो क्वालिटी एंड कन्वीनियंस है सर्विस डिलीवरी की वो भी काफ़ी इजी रहती है। फिर आगे हम देखें तो फ्यूचर क्या है, कि अगर हम इसके थ्रू चलें तो चल सकते हैं। तो देखो इकोनॉमिक सर्वे ने हमें बताया कि 4 से 4.2% का जो GDP है वो अप्रॉक्सीमेटली हम इन्हीं क्रूशियल सब्सिडीज़ के ऊपर खर्च कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो सर्वे है उसने कुछ और भी नंबर्स बताए कि क्यों जो है हमारा करंट सिस्टम ऑफ प्राइस